हाय गाइस। सो अभी हमें समझना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स लग रही है। बेसिकली वो इंक्लाइन प्लेन इस ऑब्जेक्ट पर क्या नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो अगर एक सिंपल सा जब केस होता है जहाँ पर, वैसे सिंपल केस तो ये भी है जहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हो जो कि एक सरफेस पर, और वो सरफेस हॉरिजॉन्टल जो कि आपने पहले सॉल्व भी किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता था। नॉर्मल क्यों लगती है, नॉर्मल इसलिए लगती है ताकि वो एम को बैलेंस कर सके। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर इसका मास एम है तो फोर्स होती है एम जी। और अगर ऑब्जेक्ट जस्ट प्लेस्ड है यानी कि इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे, नेट एक्सेलरेशन का जीरो है, तो इस पर एक लौती फोर्स लग रही है एन जो कि ग्राउंड लगा रहा है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस एन इज इक्वल टू एम जी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होना है। तो यहाँ पर भी जो भी नॉर्मल लगनी है वो अल्टीमेटली एम जी की वजह से ही लगनी है। अब नॉर्मल का हमने डिफिनेशन सीखा है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पर सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो नॉर्मल ऑब्वियसली किधर लगती है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल, ये सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ऐसा कुछ है, तो नॉर्मल क्या जाएगी, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जाएगी। तो नॉर्मल जो भी लगनी है वो अल्टीमेटली इसके परपेंडिकुलर लगनी है। ठीक है। अब हमें देखना है कि एम को बस हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली इस थीटा का, राइट। तो आप समझने के लिए क्या करो, ये जो आपको फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर एक एरो जो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली योर एम जी फोर्स। क्योंकि ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगी, वो तो हमेशा नीचे लगेगी। अर्थ को तो नहीं पता होता है कि आप प्लेन सरफेस पर हो या आप इंक्लाइन सरफेस पर हो। अर्थ सिंपली सोचता है कि आप जहाँ पर भी आपका जो भी मास है, तो ग्रेविटी हमेशा क्या लगनी है, नीचे लगनी है। तो ग्रेविटी नीचे लगेगी। अब क्या करो कि ग्रेविटी वाली लाइन में ना जस्ट उसको एक्सटेंड कर दो नीचे की तरफ। तो सिंपली क्या हो गया यहाँ पर समझिए कि एक ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं डी, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ओ, या अगर ओ ऑलरेडी पॉइंट एक है तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कह सकते हैं पी। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा पी ओ डी। ये भी हमने परपेंडिकुलर नीचे एक्सटेंड किया, तो ये भी क्या है, एंगल 90 डिग्री है। अब आप ये देखो कि ये एंगल कितनी होगी। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी ओ डी, ये एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, पी डी ओ कह सकते हैं इसको हम। तो पी डी ओ में एंगल ओ पी डी हमें निकालना है ना। तो दिस इज एंगल ओ पी डी प्लस एक थीटा तो पहले से है, प्लस यहाँ पर ये 90 है, दिस इक्वल टू हाउ मच, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल में एंगल जो ओ पी डी है वो कितना है, दैट विल बी योर 90 माइनस थीटा। यानी कि ये एंगल हो गई, वो हो गई 90 माइनस थीटा। अब आप देखो कि बेसिकली ये जो फोर्स ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट देख सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा हमारा विच विल बी एग्जैक्टली पैरेलल टू सरफेस, ये जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व करना हमने सीखा था ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में। तो फोर्स एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हो गए। तो ये एक एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। फिर ये एंगल क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, ऑब्वियसली ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक नाम दे सकते हैं। हम इसको एक नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं एक्स डैश, और इसे हम नाम दे सकते हैं वाई डैश। तो जस्ट हमने दो एक्सेस ले लिए, मगर ये दोनों एक्सेस कौन से हैं, ये दोनों एक्सेस आपके नॉर्मल एक्स वाई नहीं है। समझिए कि एक्स वाई एक्सिस को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो अभी आपको वो एक्सिस रोटेशन वगैरह कुछ नहीं सोचना है। आप सिंपली देखो कि एक एक्सिस है जो कि अलोंग सरफेस है, जो भी हमारा सरफेस है दैट इज़ वन एक्सिस, इमेजिन इट। तो हमने वेक्टर को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। एक लाइन अलोंग सरफेस, तो ऑब्वियसली दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर। तो फिर ये जो एंगल है जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, ये एंगल कितनी हो जाएगी, दिस एंगल विल बी, टोटल एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है दोनों डायरेक्शन के बीच में। तो 90 माइनस थीटा ना, जो यहाँ पर एंगल बचा होता, यानी कि दिस इज हाउ मच, दिस इज जस्ट थीटा। तो सिंपल सी बात समझने की ये है कि ये एंगल हो गई थीटा। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि कहीं पर भी ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहाँ पर कि एक सरफेस इंक्लाइन कुछ होगा एंगल थीटा पर, और यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, तो उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी तो नीचे ही लगनी है हमेशा। तो इस ग्रेविटी का हमेशा क्या करना है, एक कंपोनेंट हमें लेना है
दिस component is one component which is along surface, second component is perpendicular to surface. तो जो second component perpendicular to surface है that is always at angle theta, and along surface वाला जो angle है that is how much, that is always 90 minus theta. ठीक है, तो बेसिकली इस लाइन के along which is your y dash component क्या हो गया आपका, component, your component will be, इस mg को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, mg को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, जस्ट cos ऑफ थीटा, और इधर कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं हम, mg sin थीटा, यानी कि ये कॉम्पोनेंट हो गया हमेशा आपका mg cos थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो गया हमेशा आपका mg sin थीटा. ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एंगल दिख गया कि अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल इधर थीटा है, तो कॉम्पोनेंट हो गया mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच बिकम्स mg sin थीटा. ये mg sin थीटा मैंने कैसे लिखा, ये mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये चीज़ जो है हमने वेक्टर में ऑलरेडी सीखी हुई है. अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार आप वेक्टर में जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप देख लो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये नॉर्मल, अब सवाल उठता है कि ये नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ यहाँ पर था ना हमारा, नॉर्मल इज समवेयर हियर. तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सरफेस के ऊपर मूव तो नहीं कर रहा, मतलब इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर रहा. कभी भी अगर एक सरफेस पर आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस लाइन के अलॉन्ग, आप इस लाइन के अलॉन्ग देखिए, ये जो लाइन आपकी अलॉन्ग वाई डैश है, तो अलॉन्ग वाई डैश क्या सिचुएशन है, हम कह सकते हैं अलॉन्ग वाई डैश दिस ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वाई डैश के अलॉन्ग तो ये मूव कर नहीं रहा है. ऐसा तो होता नहीं ना कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखें और ये ऑब्जेक्ट जंप करने लगे अलॉन्ग लाइन वाई डैश, तो जंप नहीं कर रहा, यानी कि बेसिकली ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे, जब ये इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब क्या है, इस पर नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डैश इज जीरो, तो फोर्स अलॉन्ग वाई डैश इज जीरो. तो फोर्स अलॉन्ग वाई डैश है क्या क्या, एक तो नॉर्मल, तो हम लिखेंगे एक एन, और दूसरा कौन सा कॉम्पोनेंट, दूसरा फोर्स अलॉन्ग वाई डैश क्या है, एम जी का कॉस कॉम्पोनेंट, यानी कि एम जी कॉस थीटा. अब देखिए एक इस डायरेक्शन में, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दूसरे को हम क्या करेंगे माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो बेसिकली आपका नॉर्मल आ गया जस्ट एम जी कॉस ऑफ थीटा. तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन सर्फेस पे है तो उस केस में जो नॉर्मल उस पर लगता है दैट इज एम जी कॉस थीटा. ठीक है, तो हमें नॉर्मल समझ में आ गया क्या होना है, जब भी सरफेस थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो ये भी एंगल थीटा हो जाती है, एंड नॉर्मल बिकम सिंपली एम जी कॉस थीटा. ओके, अभी आगे देखते हैं. तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि अलॉन्ग वाई डैश, चूँकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे, कोई ऑब्जेक्ट अब रखते हो इंक्लाइन प्लेन पे तो जंप तो नहीं कर रहा होता है इसके ऊपर, ना डांस कर रहा होता है, बस स्टे करता है उसके ऊपर. तो अलॉन्ग वाई डैश ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि अलॉन्ग वाई डैश ये इक्विलिब्रियम पे, वहाँ से हमने देख लिया कि नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. तो अब सवाल उठता है कि एम जी कॉस थीटा, यानी कि बेसिकली मैंने इसकी ग्रेविटी को इसके कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिख दिया है, तो उसका एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई डैश जो है एम जी कॉस थीटा है, एंड अलॉन्ग एक्स डैश जो कॉम्पोनेंट है दैट इज एम जी साइन थीटा. तो अब सवाल उठता है कि फिर अलॉन्ग एक्स डैश क्या होगा, तो अलॉन्ग एक्स डैश देर इज अ फोर्स विच इज एम जी साइन थीटा, यानी कि ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट विच इज अलॉन्ग एक्स डैश. तो ये एम जी साइन थीटा, इसके अलावा और कोई फोर्स है यहाँ पर, आप खुद सोच लीजिए कि क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है अलॉन्ग एक्स डैश, कोई फोर्स नहीं है, यानी कि दिस इज द ओनली फोर्स. तो जब यही ओनली फोर्स है तो यानी कि एकलौती एक एक्सटर्नल फोर्स यही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे एम जी साइन थीटा कोई फोर्स, ये नेट फोर्स है अलॉन्ग एक्स डैश, इसे हम इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो यहाँ से हमें मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा. तो सिंपली जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा विच इंक्लाइन प्लेन इज एट एंगल थीटा, तो उसका जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो हो जाता है सिंपली जी साइन थीटा. अब इस चीज़ को जनरलाइज कर लो कि आपको इन एक्सट्रीम रिजल्ट समझ में आ जाएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे सरफेस पे होता था जब वो सरफेस बराबर हॉरिजॉन्टल थी, तो उस केस में थीटा क्या होगा, उस केस में आप देख लो कि थीटा क्या होगा, थीटा विल बी जीरो. तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी जी साइन ऑफ जीरो, यानी कि जी इंटू जीरो मतलब जीरो, विच इज़ ऑब्वियस. जब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका मास एम का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जस्ट रखा हुआ है और कुछ भी नहीं एक्ट कर रही है, नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी तो हमेशा ही है एम जी, और ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी बैलेंस्ड है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है.
ठीक है। अगर आपको इस रिजल्ट को भी चेक करना है तो देखिए, इन दिस केस व्हेन थीटा इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, यानी कि आपका नॉर्मल क्या हो रहा है इस केस में, नॉर्मल आपका हो रहा है सिंपली mg। तो जो हमारा रिजल्ट था वो क्या वैलिड आ रहा है, ये हमारा जनरल रिजल्ट था, लेकिन एक्सट्रीम रिजल्ट क्या हो रहा है, वैलिड आ रहा है। दूसरे केस में आप समझो कि अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है बराबर वर्टिकल, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो कि इस तरह से कुछ है ना, ऑलमोस्ट उसको टच करती हुई जैसे नीचे आ रही है, तो इस केस में आपका थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में आपका थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो जो एक्सलेशन क्या होगा उस केस में, दैट इज जी साइन थीटा, यानी कि सिंपली जी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन आ गई, यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सीधा वर्टिकल नीचे गिर रहा है, मतलब ठीक बगल में अगर कोई एक वॉल है या कोई सरफेस है तो उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस बराबर स्लिप करेगा। फर्क तब पड़ता है जब वो सरफेस कुछ एंगल पर हो, है ना। मतलब गिवन है ऑप्शन की, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि आप तो आपको स्लिप करना है दोस्त, अब आप डिसाइड कर लो कैसे स्लिप करना है, एक एंगल पर स्लिप करना है या वर्टिकल स्लिप करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब आप खुद को चोट लगाना नहीं चाहोगे तो एक एंगल पर स्लिप करोगे। तो एंगल पर स्लिप करने पे क्या हो रहा है, एंगल पर स्लिप करने पे ये हो रहा है कि आपका एक्सेलेरेशन थोड़ा कम हो जा रहा है, इट इज़ लाइक जी साइन थीटा। मान लो अगर आपका थीटा जो है दैट इज़ 30 डिग्री, तो उसके इसमें एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी साइन 30। साइन 30 क्या होता है, तो वो होता है हाफ, यानी कि g/2। तो आपका एक्सेलेरेशन थोड़ा कम हो गया। अब सोचो कि रियल लाइफ में हो क्या रहा है, आपका एक्सेलेरेशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप एक इंक्लाइन पर आ रहे हो तो उस इंक्लाइन पे क्या हो रहा है, उस इंक्लाइन पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होता है। वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा होता है, वो सपोर्ट आपको नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है। वही नॉर्मल यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज एम जी कॉस थीटा। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो यानी कि नॉर्मल आपको जीरो है। तो यहाँ पर नॉर्मल जीरो हो जाता है फ्री फॉल के केस में, तो इट इज सिंपली लाइक अ फ्री फॉल केस, पार्टिकल जो है वो सीधा नीचे गिर रहा है। अदरवाइज आप एक एंगल पर हो तो उस एंगल में क्या होता है, नॉर्मल कुछ बढ़ जाता है। वही जब आप एक्सट्रीम केस में थीटा इक्वल टू जीरो पहुंच जाते हो, उस केस में क्या होता है, उसके बाद नॉर्मल पूरा मैक्सिमाइज हो जाता है, तो पूरा का पूरा नॉर्मल आपको सपोर्ट कर लेता है। तो हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे क्या हो रहा है, नॉर्मल आपको गिरने नहीं दे रहा है, नॉर्मल आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल आपको थोड़ा सपोर्ट कर पा रहा है क्योंकि वो एंगल पर है, क्योंकि नॉर्मल आपका देखो कम हो रहा है। और बराबर वर्टिकल प्लेन में क्या हो रहा है, देर इज़ नो नॉर्मल, आप सिर्फ सीधा नीचे गिर रहे हो। तो ये दो एक्सट्रीम केस हो गए, ये आपका जनरिक केस है। तो कभी भी एंगल पर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो नॉर्मल होनी है उस पर एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलेरेशन होनी है जी साइन थीटा। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आपको कोई सवाल अगर होगा तो सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि सरफेस ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, और जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर थीटा देने की जगह पर क्या कर सकता है आपको, कि एक ग्रेविटी ऐसे ड्रॉ कर देगा कि ये ग्रेविटी तो इसी लाइन में है, और जो थीटा है दैट इज दिस। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर ये जब थीटा हो गया तो सब कुछ ठीक, फिजिक्स तो वही है, लेकिन मैथ्स हमारा ठीक बदल जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में आपका जो नॉर्मल हो जाना है, वो नॉर्मल हो जाना है आपको एम जी साइन थीटा, और जो एक्सेलेरेशन आपको हो जाना है इस डायरेक्शन में, वो हो जाना है जी कॉस थीटा। सिंपल है, ये थीटा एंगल होगा तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 - थीटा। तो वहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो आई होप ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मली आपको यही एंगल दी होती है थीटा, तो फिर आपका एक्सेलेरेशन क्या हो जाना है, वो हो जाना है जी साइन थीटा, और नॉर्मल हो जाना है एम जी कॉस थीटा। फाइन। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 kg का ओवर एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। तो हमें निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल क्या लग रहा है, एन, और दूसरा कि ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे स्लिप करेगा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए। तो नॉर्मल तो सिंपल है यार, कि यहाँ पर आप देख लो कि नॉर्मल के लिए क्या है, हमें देखना होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमें पता है, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो कंपोनेंट कितना होगा, वो कंपोनेंट होगा 5g। अभी हमने क्या सीखा, 5g कॉस थीटा, है ना। तो यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री हो गया 5g, यानी कि 50, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, वो हो जाएगा 25 √3। तो ये ऑब्जेक्ट सिंपली क्या है, इस प्लेन पर रखा हुआ है, इस इंक्लाइन प्लेन पर। तो अलॉन्ग वाई डैश जो हमने एक्सेस समझी है, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो सिंपली नॉर्मल जो इस पर लग रहा है
वो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, दैट इज एम जी कॉस थीटा, यानी कि जस्ट 25√3। ये तो आप मतलब डायरेक्टली सीधा लिख सकते हो, आपको समझा चुका हूँ मैं कि ये ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस तो मूव कर नहीं रहा है, तो वाई डैश के अलॉन्ग ये इक्विलिब्रियम पे, तो नॉर्मल इज सिंपली एम जी कॉस थीटा, जो फोर्स इसको बैलेंस कर रही है, मतलब बेसिकली नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा को ही बैलेंस करना पड़ रहा है। अब देखते हैं अलॉन्ग एक्स डैश। तो अलॉन्ग एक्स डैश क्या है, अलॉन्ग एक्स डैश एक तो ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट है जो कि हमने सीखा है, कितना होता है वो होता है एम जी साइन थीटा, राइट। ये ग्रेविटी जो एम जी है इसके दो कॉम्पोनेंट, एक एम जी साइन थीटा। तो अलॉन्ग एक्स डैश एक कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा प्लस 10 न्यूटन फोर्स है। तो अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस कितने फोर्सेज हो गए, एक तो एम जी साइन थीटा यानी कि 50, साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे हाफ, प्लस 10 न्यूटन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्शन नीचे है, मैं प्लस लिख रहा हूँ माइनस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करेंगे, उसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए कि हमारे कन्वेंशन के हिसाब से फोर्स इक्वल्स टू एम इन टू एक्सेलरेशन है। तो अक्सर सवाल देखकर आपको दिखाई दे देगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखना है। बेसिकली करना क्या है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड होगा पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा कि जो फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो फोर्स को हमको क्या करना है, पॉजिटिव मानना है। ऑटोमेटिकली जो फोर्स अपोजिट है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंट कन्वेंशन है जो कि हम कैनेमेटिक्स में इस्तेमाल करते थे, वहाँ से डिफरेंट कन्वेंशन है, बट न्यूटन्स लॉ के सवाल में ये कन्वेंशन ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, मतलब ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ईजी रहेगा। आप खुद सॉल्व करके देखोगे, आप खुद डिसाइड हो जाए, आप खुद गेस कर लो कि हाँ ये ज़्यादा आसान है। तो अब आप देखो 10 न्यूटन फोर्स भी किधर है, जिस तरफ पार्टिकल एक्सेलेटेड होना, नीचे की तरफ एक्सेलेटेड होना है, नीचे की तरफ स्लिप होना है, तो उधर 10 न्यूटन फोर्स भी है और उधर एम जी साइन थीटा भी है, इसलिए हमने दोनों को पॉजिटिव माना, दोनों प्लस हो गए, इक्वल्स टू सीधा 5 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, यानी कि हम 5a इज इक्वल टू 35, ए इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, 7 हो गया। तो चूंकि हमने उसको पॉजिटिव माना था तो पॉजिटिव ही आ गया, तो जस्ट यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग इनक्लाइन प्लेन, फाइन। तो ऐसे सिंपल से एग्जांपल होते हैं। तो एक तो पहले से थी, ये थी सिचुएशन, प्लस उसमें 10 न्यूटन ऐड हो गया। अगर 10 न्यूटन नहीं होता तो सिंपली क्या हो जाता, फिर सिंपली एक्सेलरेशन हो जाता आपका जी साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी आपके सामने एक फिगर है जहाँ पर एक इंक्लाइन सर्फेस आपको दिखाई दे रहा है, एंगल थीटा, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसके साथ में एक रॉड है जो कि फिक्स्ड है। अब ये रॉड जो कि फिक्स है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये मास m आकर के इस रॉड को हिट करेगा और इस रॉड पे ही वो अटक रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कि दोनों क्या होंगे, दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो जब कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, ये मास m इस ब्लॉक पर, इस रॉड पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, तो जाहिर सी बात है ये भी इस पर एक बाई न्यूटन थर्ड लॉ नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, या उसको आप माइनस n लिख सकते हैं, डायरेक्शन कंसिडर करेंगे अगर तो हमें ये n निकालना है, व्हाट इज दिस n, ठीक है। तो ये जो मास m आकर के इसके साथ अटक जाएगा, चिपक जाएगा, तो आगे तो मूव करेगा नहीं, तो कॉन्टैक्ट में रहेगा तो नॉर्मल लगाएगा। तो ये n निकालना है, तो ये n कितना होगा आप सोचिए, आई होप आपने सोचा हो। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये सरफेस जो इस पर नॉर्मल लगाएगा दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये सरफेस जो इस पर नॉर्मल लगा रहा है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होनी है, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो इस नॉर्मल को हम मान लेते हैं एन डैश। तो एन डैश हमने अभी जस्ट देख लिया, एन डैश कितनी होनी है, एन डैश इज सिंपली एम जी कॉस थीटा, ठीक है। उसको एन डैश को फर्क नहीं पड़ता कि बगल में सरफेस क्या है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस यहाँ पर से देख रहा है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है वो क्या है, वो ग्रेविटी है, दैट इज एम जी। तो एम जी का कॉस कॉम्पोनेंट नॉर्मल बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल एन डैश इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। अब ये एन कितना है, तो अगेन आपको क्या दिख रहा है कि ये ब्लॉक एम जो है इसका एक्सेलरेशन क्या होना है, ये तो रेस्ट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या होना है, जीरो होना है, अलॉन्ग एक्स डैश एक्सेस भी। तो जब जीरो होना है तो आप देख लो कि इस पर फोर्स के क्या क्या काम कर रही हैं। तो एक फोर्स जो इस पर काम कर रही है वो कौन सी है, मैं अगर इसको अलग से फिर से ड्रॉ करूँ, जस्ट यहाँ पर
तो एक फोर्सेस पे जो काम करी वो ये एन है, क्योंकि ये जो रॉड है वो इस पर नॉर्मल लगा रहा है एन। इसके अलावा कौन सी फोर्स है, इसके अलावा इसका अपना खुद का मास है, जिसके वेट फिर से वेट आएगा यानी कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है तो नीचे, लेकिन हमें अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस देखना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट देखेंगे विच इज़ अलॉन्ग एक्स डैश। दैट इज़ हाउ मच, वो हमने ऑलरेडी इस लेक्चर में निकाला है, दैट इज़ एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा ने क्या किया, एम जी कॉस थीटा ने तो नॉर्मल को बैलेंस कर दिया, ये एम जी कॉस थीटा था, तो एम जी कॉस थीटा से नॉर्मल आया। तो ये एम जी साइन थीटा अवेलेबल है जो कि अलॉन्ग एक्स डैश है, और इसी एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे भी आता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक रॉड है तो रॉड के साथ ही कॉन्टैक्ट में है, तो ये नीचे नहीं आ पाएगा, तो रॉड इस पर नॉर्मल लगाएगी एन। तो अब हमें क्या करना है, यही दो फोर्सेज है ना इसके ऊपर जो एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग एक्स डैश। तो अलॉन्ग एक्स डैश हम सॉल्व कर रहे हैं, यही दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेज का सम क्या होना है, जीरो होना है। क्यों, बिकॉज एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स डैश क्या है, दैट इज जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा, मान लीजिए डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो माइनस एन, यही दो फोर्सेज हैं, इक्वल्स टू जीरो। ये एन डैश है, इसको कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, एन डैश और एन में कोई रिलेशन नहीं है, एन डैश अलग सर्फेस पर काम कर रहा था, एन अलग सर्फेस पर काम कर रहा है। एन डैश हमारा एम जी कॉस थीटा है, लेकिन अब इस इक्वेशन से एन क्या आ रहा है, एन आपको आएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो लग रही है, ये नॉर्मल ब्लॉक मास एम, और ये जो रॉड है यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये नॉर्मल लग रही है, दैट इज एम जी साइन थीटा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन सरफेस है थीटा एंगल पर, उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं M1 और M2। ये दो ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए कि ये इनिशियली कॉन्टैक्ट में ही है, ठीक है, बगल बगल में रखे हुए हैं एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियसली वो स्लिप कर सकते हैं। तो आपको एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर इंडिविजुअली नॉर्मल फोर्सेस क्या लग रही हैं फ्रॉम द सरफेस। तो इस नॉर्मल फोर्स को मैं मान सकता हूँ लेट से N1, यहाँ से नॉर्मल फोर्स मान सकता हूँ N2। तो ये तो बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं, N1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा आपका M1 G कॉस थीटा, और N2 हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इसके मास के कॉम्पोनेंट के बराबर, यानी कि M2G कॉस थीटा। ये आप आई होप बहुत सिंपली समझ चुके हैं कि नॉर्मल क्या होना है, नॉर्मल होना है MG कॉस थीटा। अब आपको सोच के बताना है कि ये ब्लॉक जो नीचे आएगा, मान लीजिए A1 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ये ब्लॉक जो नीचे आएगा वो A2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो आपको ये A1 और A2 की वैल्यू बतानी है। अगर आप खुद सॉल्व कर लें तो क्या काम करें, आप इस वीडियो के कमेंट में आंसर पुट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर चेक करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, आप बस आंसर मुझे बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना थॉट प्रोसेस भी शेयर कर सकते हैं, अगर मुझे उसमें कुछ गलती लगी तो मैं आपको उसको रेक्टिफाई करके ही बताऊँगा। बाकी सोल्यूशन में इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।